बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं सादिया अफसाल। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा की एब्सेंस में ये प्रोग्राम मैं कर रही हूं। आज के प्रोग्राम में हम 2021 के इख्तिताम पर जो साल भर जिस अंदाज़ में चीज़ें चलती रहीं, ये साल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें या खारजा उमूर के हवाले से बात करें या फिर अदालती मामलात को लेकर बात करें, तो बड़ा अहम रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली हुई हैं, सियासी महाज पर भी बहुत हैपनिंग ये साल रहा है। ख़ास तौर से अगर हम पार्लिमानी सियासत का जिक्र करें तो बहुत नशेबो फराज हमने देखे हैं। अगर चंद चीदा चीज़ें अगर आपको बताएं कि साल के आगाज़ में जिस अंदाज में अपोजिशन का एक महाज बना था, PDM जिसका नाम था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इस हुकूमत के खिलाफ, वो साल के आगाज़ से और उससे पिछले साल 20 से लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा जो है वो तलब करते रहे। लेकिन ये साल जब शुरू हुआ तो PDM के लिए बड़ा मायूस कुन रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके मुताबिक या उनकी ख्वाहिशात जो थी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े को लेकर या इस हुकूमत को घर भेजने के हवाले से, वो पूरी ना हो सकी। फिर इसके बाद इस हुकूमत को धचका लगा जब मार्च में कौमी असम्बली में अक्सरियत होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में अपनी नशिस्त जो है वो खो बैठी। इस्लामाबाद की बड़ी अहम सीट थी उनके लिए, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख वाली। और एक और सेटबैक ऑब्वियसली अपोजिशन को लगा सेनेट में जब उनके कुछ वोट्स रिजेक्ट हुए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो वहाँ से हार गए। संजरानी साहब हमने देखा कि एक बार फिर से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। ये तमाम चीज़ें जो सेनेट को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई थी इस हुकूमत के लिए, उस पर सवाल खड़े हो गए थे कि वज़ीर आज़म क्या कौमी असम्बली में अपने ही लोगों का एतमाद खो बैठे हैं। वज़ीर आज़म साहब को एक बार फिर से कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करना पड़ा और सरप्राइजिंगली इस दफ़ा उन्होंने 6 वोट ज़्यादा लिए उन वोटों से जिनकी ज़रूरत थी। फिर इसके बाद एक बजट का बड़ा अहम मरहला था, उसमें अपोजिशन ने पूरी कोशिश की कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, ऐलानात भी यही थे। लेकिन फिर हुआ क्या, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 20 MNAs गायब हो गए और हुकूमत बाआसानी ये बजट पास करवाने में कामयाब हो गई। फिर एक बड़ा अहम मरहला और जिससे बहुत सारी कयास आराइयाँ इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में जिन्होंने जन्म लिया, वो DGISI की अपॉइंटमेंट को लेकर था। बड़े दिन ये मामला चलता रहा। ISPR की तरफ से ऐलान हुआ, दूसरी तरफ से खामोशी रही। वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा है, किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, क्या डिसाइड किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल करते करते अक्टूबर में वो नोटिफिकेशन भी आया और इस तरीके से मामला थमा। फिर उसी ऑपोजिशन के हवाले से जो एक और उनका नारा था महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का, वो इस साल हमें नज़र ना आ सका। अक्टूबर में एक और मौका हुकूमत ऑपोजिशन को उस वक्त मिला जब इन्फ्लेशन जो है 70 साला रिकॉर्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने तोड़ा इन 3 सालों के अंदर। और इस पर अपोजिशन की तरफ से जिस तरीके की इस हुकूमत को मुखालफत का सामना हो सकता था, ये सड़कों पर आया जा सकता था, एक तहरीक शुरू की जा सकती थी, वो हमें देखने को नहीं मिली। फिर एक और मामला जिसमें अपोजिशन को नाकामी हुई वो ये था कि पार्लियामान के जॉइंट सेशन से हुकूमत एक ही दिन में 33 बिल्स पास करा लेती है और बासानी पास करा लेती है। अपोजिशन का शिकवा यही रहा कि ये हमारे लोगों की तादाद पूरी ना होने के बाद या जब हम एहतजाजन वॉकआउट कर जाते हैं तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें होती आई हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि अपोजिशन रोक नहीं सकी इन तमाम चीज़ों को और हुकूमत पार्लिमानी सियासत को लेकर अपने तमाम जो मकसूदा अहदाफ थे उनको हासिल करती दिखाई दी। फिर इसके बाद इन्फ्लेशन को ही लेकर एक और इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना रहा जब नवंबर की जो इन्फ्लेशन के आदाद शुमार हमारे सामने आए तो 20 महीनों में सबसे ज़्यादा थे। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा थी, 11.5% पर महंगाई पहुंच गई। और फिर दिसंबर में ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहा। ये दिसंबर की रिपोर्ट है जो कि नवंबर के हवाले से थी, यानी पिछले महीने के हवाले से थी। 2 बड़े अहम डिपार्टमेंट्स जिनका हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान में, वो पुलिस और अदलिया का है। उस पर भी सवालात उठते रहे। इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से एक सर्वे हुआ तो पुलिस और जुडिशरी को उसमें मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस करार दिया गया। फिर
इमरान खान साहब ने कुछ अपनी हुकूमत के जो अहदाफ मैनिफेस्टो में बताए थे उनको हासिल करने की कोशिश की, जिसमें कराची में ग्रीन बस लाइन सर्विस का आगाज़ था, या दूसरी तरफ जो नया पाकिस्तान कार्ड इनिशिएटिव था वो भी हुआ। KP गए, उन्होंने खिताब भी किया, तकरीब भी हुई, लेकिन उसके बाद साल का इख्तिताम हुआ। PTI के लिए कुछ अच्छा इख्तिताम ना हो सका, जब KPK के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो कामयाब रही। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हसन खावर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PTI के, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन इंफॉर्मेशन। सेनेटर ससी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हसन खावर साहब, पहले तो मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी, पूरे साल का अगर जायज़ा लें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अच्छे अंदाज में सियासी तौर पे शुरू हुआ, लेकिन उसका इख्तिताम जो है वो एक दफ़ा फिर ऐसे लगता है कि ऑपोजिशन की एक जो मुर्दा घोड़ा था उनका, उसमें दोबारा जान पड़ने से हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए KPK के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद कुछ अच्छा अंजाम ना हो सका इस साल का आपके लिए। जी शुक्रिया सादिया। मैं तो समझता हूँ कि ये साल जो है हमारे मुल्क के लिए, हमारी पार्टी के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को हमने कोरोना से निकाला है, वैक्सीनेशंस में बहुत इजाफा हुआ है, मईशत का पहिया चलना शुरू हुआ है, लोगों का कारोबार चलना शुरू हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा जो हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव है उसका रोल आउट भी है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये अगर आप देखें तो दुनिया भर में ज़ाहिर है कि महंगाई की लहर थी, पाकिस्तान में भी असरअंदाज हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा बखूबी उसका मुकाबला किया है, और जो राशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो भी इस सिलसिले में बड़ा कुलीदी किरदार अदा करेगा। अपोजिशन की आपने बात की, देखें अपोजिशन का बयानिया तो मौसमी है और हर मौसम के अंदर इनका एक नया बयान आता है, और इस वक्त लोग जो समझ रहे हैं कि जी अपोजिशन से कोई घबराने की बात है, तो आप ये देखें कि ये वो अपोजिशन है जिसको मार्च करने के लिए भी 4 महीने की प्लानिंग दरकार है। तो मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के बयानिए में कोई दम है। जहाँ तक आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, बिल्कुल हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपने तजर्बे से सीखा भी है, हमने अपनी पार्टी को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज भी किया है, हम इसको भी रिव्यू कर रहे हैं कि हम अपनी टिकट एलोकेशन को कैसे बेहतर बनाएं। तो ये बिल्कुल हमारी इंट्रोस्पेक्शन भी जारी है। लेकिन इसी पे चलिए, ये अच्छी बात की है कि आपकी तहरीक इंसाफ ने जो एक खुसूसी कमेटी बनाई, उसने ये डिसीजन लिया कि जो हमारा पुराना आइन है हम उसको बहाल कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली 13 के इंतखाबात के बाद बनाया गया था, और उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां आए। आप समझते हैं कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा जब खुद ये खबरें हर जगह पर हैं कि आपके वर्कर्स, आपके नए लोगों की सिलेक्शन से थोड़े परेशान हैं, तमाम वो लोग हैं जो कि वफाकी वज़रा भी हैं। अब आपने हुकूमत और जमात को अलग अलग नहीं रखा, तो ये तंजीमी ढांचा खड़ा कर पाएंगे आपकी जमात का दोबारा से? जी बिल्कुल खड़ा कर पाएंगे। और देखिए ये जो हमारी टीम है, ये टीम भी मुशावरत के साथ बनाई गई है, और इस टीम का मतलब ये नहीं है कि जो ओहदेदारान हैं सिर्फ वो अपनी जगह बैठ के खुद ही ये फैसले करेंगे। वो लोगों के साथ मुशावरत करेंगे, बात करेंगे, ये देखेंगे कि बेहतरीन कैंडिडेट्स कौन है जिनको टिकट दी जा सके। तो ये सारा काम मुशावरत से होगा। देखिए एक तरफ हम अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी हमने बड़ी अच्छी रीत डाली है कि आप इंट्रोस्पेक्ट भी करें। ये चीज़ें जो मैनेजमेंट के हवाले से हमारे कंट्रोल में है, हमने तो उस पर फौरी डिसीजन लिया है। आपने देखा खान साहब ने फौरन उस पर ट्वीट भी की, बात भी की और फौरी डिसीजन लिया है। तो ये भी जहाँ पे अपने गिरबान में भी देखें, जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है वो भी लाएं। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं, अच्छी बात है, लेकिन आप जहां पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद KPK में जिन भी वजूहात के बिना पे आपको शिकस्त हो जाती है, तो ऐसे में आपके खुद KPK के वुज़रा उठते हैं और कहते हैं हमें शिकस्त हुई है महंगाई की वजह से, या फिर दूसरा रीज़न नेपोटिज्म जो हमने देखा। लेकिन क्या ये इसके जो मिनी बजट है, ये नया फाइनेंस बिल मंजूर हो जाता है तो उसके बाद महंगाई का जिस तरीके से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं नया तूफान आएगा, तो उसके बाद आपके लिए पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात या KPK के दूसरे मरहले में कोई मुश्किलात नहीं होंगी? अच्छा देखें, जो लोगों की बात है ना महंगाई के बारे में, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि महंगाई का लोगों पे असर हुआ है। इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो भी होगी, जाहिर है कि उसको ब्लेम आता भी है, उसका एक फैक्टर है।
लेकिन उसके अलावा ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये भी हमारे ख्याल में असरअंदाज हुई हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनको फौरी तौर पे बेहतर बनाया जा सकता है। आपने मिनी बजट की बात की। देखिए, मिनी बजट ये इतनी एक उस मुल्क की बदकिस्मती है कि लोग मईशत के ऊपर सियासत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे फैसले करे जो गलत हों। इसी जो हमारे से पिछले थे वो तो मईशत को बैसाखियों के सहारे खड़े करके चले गए, और उन्हीं को तो हमने निकालना है, मईशत को मजबूत बुनियादों पर चलाना है। मैं वेलकम करता अगर ऑपोजिशन कोई अल्टरनेटिव कोई बयान देती, वो कहती कि जी आपने अगर मिनी बजट लाना है, आपने फिस्कल डेफिसिट कम करना है, तो आप ये करें और ये ना करें। लेकिन ये तो कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते ना, ये तो मईशत के नाम पे सियासत की दुकान चमकाना चाहते हैं। अच्छा, तो जब इस तरह के तजावीज नहीं आती, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता, बट आपने जैसे कहा कि आपकी नजर में ओवरऑल 2021 जो है, ठीक है बहुत सारी गलतियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि आपकी जमात के लिए, आपकी हुकूमत के लिए अच्छा रहा। कैसर अहमद शेख साहब, इकॉनमी की ही बात चली है, इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। आपकी इकॉनमी पे नजर भी रही है। पार्लिमानी सियासत में तो हमने देखा कि हफीज शेख साहब के अलावा, उनकी शिकस्त के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और शिकस्त आज सच नहीं हुई है। बिल्स जो मंजूर कराने थे, वजीर आजम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, वो तमाम चीज़ों में वो पूरे उतरते आए, उनको कामयाबी मिली। इकॉनमी को लेकर ये साल का इख्तिताम अच्छा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिया अफजाल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप पूरा मौका देते हैं सबको, आप देती हैं कि पूरी बात मुकम्मल हो जाए। ये टॉपिक शुरू से चल रहा है। इकानमी में असल में सच के अलावा और कोई चारा ही नहीं है बोलने का, क्योंकि फिगर सबके सामने होती हैं। अब मुझे हैरानी होती है जब अगर मैं इनकी जगह पे होता और चीज़ों को कोशिश करता कि बेहतर हो, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ होती तो उसका एक्सेप्ट करता ना, जो उसके अलावा कोई चारा नहीं, हर एक के पास फिगर है। तो ये हैरान हूं कि ये जब आते हैं पीटीआई वाले अपनी बात मानने को ही तैयार नहीं है, कहते हैं हमें जी अभी भी कामयाबियां हो रही हैं, तो लोग इन पे हंसते हैं और इनका मजाक बनाते हैं कि ये क्या लोग हैं और क्यों ऐसी बात करते हैं। पॉलिटिकल लोग हैं, इनको सच बोलना चाहिए कम से कम। अच्छा, इकानमी का तो आपने खुद जिक्र कर दिया, 11.5% नवंबर में महंगाई का आदद आया है, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बांग्लादेश आप देख लें, इंडिया देख लें, वहाँ 4 से 5% तक महंगाई है। हमने भी जब छोड़ा था हुकूमत मुस्लिम लीग ने, तो उस वक्त 4% महंगाई थी। अब वो 11.5% बतदरीज बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ महंगाई तो देखिए ना, ये आपको शो कर रही है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें अगर आप देखेंगी ना, तो उसकी महंगाई 20% तक है, और हर साल की, यानी एक साल की ये महंगाई की बात है, और बदस्तूर बढ़ रही है। हमारी कौमी आमदनी जब हमारे पास थी, तो ये फिगर सबके सामने है, 310 अरब डॉलर थी, जो कि 290 अरब डॉलर हो गई। सब टोटल मिला ये बात करते हैं जी, हमारी टेक्सटाइल बढ़ रही तो है। ये जो मिनी बजट है, अब ये तो ऑब्वियसली देखना एक चैलेंज है इनके लिए, उसको मंजूर कराना ना कराना, बट एट द सेम टाइम शेख साहब आप समझते हैं कि ये इनकी मजबूरी भी है हुकूमत की, और कोई और जमात भी होती जो IMF के पास जा रही होती तो उनको भी फिर ऐसे ही फैसले करने पड़ते? 12 जनवरी से पहले इन्होंने IMF की ये शराइत पूरी करानी ही करानी है। जी, वो करानी है। मजबूरी क्यों है? मजबूरी अगर इकानमी को ठीक कर लेते, मसला क्या है? IMF के बाद जाते क्यों? पहले हम समझें कि हमारा कैसे कर लेते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है, क्योंकि अभी हसन खावर साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की कि आप लोग तजावीज नहीं देते। मैं तजावीज़ की बात कर रहा हूँ ना, मैं तजावीज़ दे रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो हमने कहा कि चार्ट ऑफ इकानमी करें, पहले दिन ही आके कहा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी, और मैं पता था कि ये नाअहल हैं और तिफले मकतब हैं, तो इनसे संभाली नहीं जाएगी। मुल्क तो सबका है। हमने कहा कि उसको चार्ट ऑफ इकानमी करें। मैंने कई तकारीर की, कई आपके प्रोग्रामों में भी कहा कि हम बैठ जाते हैं, यार हमसे कोई मशवरा ले लो, हम आपसे सीनियर हैं, हम लोगों से पूछ लो। चलो बहरहाल इन्होंने तो इनको तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मैं तजावीज़ बड़ी सिंपल 2 तजावीज़, क्योंकि सादिया आपका प्रोग्राम में ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। आप बताइए कि हर हुकूमत कहती रही है, इस वक्त भी हुकूमत के 4 से 5 हज़ार अरब रुपए लगे हुए हैं उन इंडस्ट्रियों में या उन ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हुकूमत नेशनलाइज किया हुआ है, जिसमें बिजली के कारखाने हैं, जिसमें गैस की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है।
सब हुकूमतें कहती रही हैं कि या उनको हम प्रॉफिटेबल करेंगे और या उनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। हर साल 700-800 अरब रुपए का खसारा होता है। IMF के पास क्यों जाते हैं कि हमारा खसारा होता है, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि इनके अपने लोग भर्ती हैं हर एक पार्टी के। जिस पार्टी जो भी जाती नहीं है वो अपने उसके लोग भर्ती हैं, वो ब्यूरोक्रेट को अपने साथ रखने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को साथ रखने के लिए। अच्छा, दूसरी बात और आसान बात मैं दूसरी बताऊं, सारी दुनिया ने जो तरक्की की है, आसान सी बातें हैं जो इनसे हो नहीं पा रही। पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है, मैं तमाम मुल्कों में फिरा हूं, कोरिया ने, ताइवान ने, चाइना ने, इंडिया ने, वियतनाम ने, अभी बांग्लादेश ने तरक्की हुई है। वहाँ बाहर का पैसा आया है, उससे टेक्नोलॉजी भी आई है और सरमाया है। अभी इंडिया कोविड के बावजूद पिछले साल 44 अरब रुपए की वहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। सादिया, आप तो समझती हैं सारी बात। हमारे यहाँ हमने माहौल ही पैदा नहीं किया। हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर की आती है, हम लोगों को भगा देते हैं। यहाँ नैब, जिस मुल्क में नैब हो, जिस मुल्क में किसी का कानून की अमलदारी ना हो, जिस मुल्क में आप देख रहे हैं कि आजकल जो चीफ जस्टिस साहब कराची के मामलात को हैंडल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो हर चीज को पूछने वाले सफेद हाथी जो इदारे बन चुके हैं उनका आपने जिक्र किया, और आपने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए माहौल साजगार नहीं बनाया जा रहा कि वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आ सके, लोग इन्वेस्ट करें। मैंने आपको तफसील से बात करने का इसलिए मौका दिया कि तजावीज़ नहीं आती, तो चलिए ये तजावीज़ आ गई हैं, ये अच्छी बात। जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि मैंने खुद LG ग्रुप है, पाकिस्तान दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप है कोरिया का, उनसे अपनी एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट करवाई यहाँ पे। वो यहाँ आए, वो कहते हैं हमारा यहाँ कुछ हमारे हालात ही नहीं है, आप कोई चीज फैसिलिटेट ही नहीं करते, आपके यहाँ सुर्ख फीता है, ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड ही नहीं खत्म होगा। अब देखिए ना, खान साहब ने कहा था, खुद इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ठीक है, करप्शन हो रही है। क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, मैं सेनेटर शशि पलेजो साहिबा से भी ऑब्वियसली जानूंगी, और ये जो हम 2021 का आगाज कैसे हुआ इस ऑपोजिशन के लिए और इसका अंजाम कैसे हुआ, और आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं। एक तरफ PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, इस साल का इख्तिताम खुद पीपल्स पार्टी जिस नोट पर कर रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमें कुछ लोग बुलाते हैं, हमसे मुशावरत करते हैं, हमें कहते हैं कि जी फॉर्मूला बताएं और मेरी शर्त यह है कि पहले इस हुकूमत को चलता करो और फिर बात होगी। सो एक डील का तासुर जो है वो खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से देने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल और परसों के प्रोग्राम में भी हम ये बात कर रहे थे कि डील्स का तासुर या NRO एक तो हकीकत भी रहे हैं और एक बार फिर से उन पर बात भी हो रही है। तो सेनेटर शशि पलेजो साहिबा, इस साल का इख्तिताम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ख़ास तौर से ऑब्वियसली जरदारी साहब के इस्लामाबाद में होने के बाद एक अहम शख्सियत से मुलाकात से होता है। फिर वो खुद जिक्र करते हैं कि उनको बुलाकर कुछ मुल्क चलाने के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अब वो कौन है जो बुलाते हैं? सो क्या वाकई ऐसे मामलात पीपल्स पार्टी के लिए चल रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि इख्तिताम बड़ा अच्छा हो गया और अगला साल पीपल्स पार्टी को शायद कोई और मौका मिल पाए? सादिया, एक तो अब मैं क्या कहूँ, बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्योंकि एक सियासी पोलराइजेशन बढ़ी है, ख़ास करके PTI के आने के बाद लोग डिमोरलाइज भी हुए हैं, पार्लियामेंट चलाओ रहा है, तो एक अफवाहों की फैक्ट्रीज ने ज़्यादा जन्म लिया है। जैसे गोएबल्स इस हुकूमत में ज़्यादा, तर्जमानों की एक फ़ौज, ज़फ़र मोश है, कैबिनेट को डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं ये किस रुख में जा रहे हैं। देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक तजर्बेकार, जहांदीदा और मैच्योर सियासतदान है, और सिर्फ हवा में सियासत उन्होंने नहीं की, उन्होंने ग्राउंड पे सियासत की हुई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से उन्होंने सीखा है, ज़्यादा अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है, एक भी सबूत और या गुनाह उनका न होने के बावजूद और बड़ी निडर तरीके से। तो वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, ज़रूर वो आपको पता है लिपटी लिपटाई बात नहीं करते, कोई चीज़ होगी तो उन्होंने ये बात की होगी। बात ये है कि पीपल्स पार्टी, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी 2 दिन पहले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा की बरसी पे कहा, घड़ी खुदा बख्श, ज़रूरत नहीं है डील की, हम शहीदों के वारिस हैं और हमारी डील आवाम के साथ है, हमारी डील आवाम के वेलफेयर के हवाले से। ठीक है, अभी आप चलें, बिलावल साहब ने तो ये बात की, बिल्कुल की, हमने सुना कि हम डील पे यकीन नहीं रखते,
लेकिन जरदारी साहब ने जब ये कहा कि उनको कहा जाता है आइए बैठें बताएं मुल्क कैसे चलाना है, कोई फॉर्मूला बताएं, तो हम ये कहते हैं, यानी जरदारी साहब एक शर्त रख चुके हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत को पहले चलता करो फिर आपके साथ बात होगी। सबको आपने टाइम अच्छा दिया, अच्छी बात है, मुझे भी थोड़ा मौका में अभी बीच में ही मेरी बात थी। देखिए बिल्कुल आपको भी टाइम दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, जब पार्लियामेंट में वो आए तो ये हुकूमत आई तो 2018 की जो स्पीचेस देख लें तो उन्होंने क्या कहा था। शुरुआती उन्होंने जहां पीस और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने तजावीज़ दी, वहीं धांधली की बात की, क्योंकि जमहूरियत की सीढ़ी साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं, तो उन इंतखाबात के हवाले से मोहतरमा की भी जदोजहद आपके सामने। वहीं उन्होंने मईशत के हवाले से बात की, खासकर नैब के हवाले से जो एहतसाब के नाम पर इंतकाम, वो भी अपोजिशन का चुन चुन कर जो भावना रही है इमरान खान साहब उनकी लोगों की, तो उनके खुद पीटीआई के लोग न सिर्फ मुल्क के अंदर बाहर भी जब खान साहब जाते हैं तो इन्वेस्टर्स तो दूसरे कहते हैं कि नैब के होते हुए मुआशी सरगर्मियां, दूसरी इन्वेस्टमेंट वो नहीं हो सक रही। अभी जो आदाद शुमार हमारे भाई ने शेयर किए कैसर साहब ने, क्या 11.5% महंगाई, यानी सिर्फ आपके एक साल में बिजली की भी 9 दफा प्राइसेस बढ़ चुकी है, 600 अरब आवाम पर वो उसका है। सिर्फ हम फ्यूल एडजस्टमेंट की बात करें, आज के दिन की बात है कि 4.3 जो है वो बड़ी है, यानी आपकी जो है ये तकरीबन कितने अरब हो जाते हैं, आप देख लिए, अंदाजा आप कर लें। सेक्युलर डेब्ट की बात करें, हम खसारे की बात करें, हम अगर जो है एलएनजी के साथ उन्होंने जो कोई डिटेल्स नहीं है, उन्होंने जो मुआहदे दूसरे जो किए, हम टीएलपी की बात न भी करें, लेकिन आईएमएफ के हवाले से भी हम सिर्फ बात करें, जो कड़ी शराइत थी, उन्होंने कभी भी आईएमएफ के पास जाने के तो उन्होंने पहले ये कहा कर लेंगे, नहीं जाएंगे। हल चलो गए तो सिर्फ मुल्क जो कर्ज इमदाद पे नहीं चलता, लेकिन जो मुआहदे की शर्तें थी ने बताया। अब चौधरी सरवर साहब वो भी लंदन में बैठकर उन्होंने कहा कि भाई हर चीज गिरवी हो चुकी है। तो आज सेनेट में भी जो बहस हो रही थी वो वही बात थी कि इनके लोग खुद और उनके पख्तूनख्वा के खुद कह रहे हैं कि भाई हमने हारा है महंगाई की वजह से। और एक प्रोग्राम होता है, एक चीज होती है, पार्लियामेंट में चीज जरूर डिस्कस होती है। ठीक है, वो बिल्कुल ये उनके वुज़रा का खुद उनके वुज़रा का ये बयान आता रहा है, महंगाई पर तनकीद होती रही है। आपने चौधरी सरवर साहब का जिक्र किया, उन्होंने खुद केपीके के इलेक्शंस में शिकस्त को वेकअप कॉल करार दिया। जी ससी साहिबा, पार्लियामेंट में मुख्तसर बात ये खत्म करी, पार्लियामेंट में आपने कहा ना रिकमेंडेशंस का, हर बजट में कोविड हो ना हो हमने रिकमेंडेशंस दी हैं, हमारी सजेशन से, हमारी फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी चाहे सेनेट की हो चाहे नेशनल असेंबली की हो, उन पर अमल किया नहीं किया, क्या पीएसटीपी में वो रिफ्लेक्शन आया नहीं आया, क्या एनुअल जो एक्सपेंडिचर से उसको हमने क्या, हमारे कट मोशंस इस चीज की गवाही है। हमारी जो मेहनत थी पूरी बजट के सेशन में न चाहते हुए भी हम बैठते थे, फिर हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते थे। उस हवाले से हम एग्रो बेस से हमने उनके लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें की, वही अगर कर लेते, अगर सिर्फ पेट्रोलियम और एलएनजी उस हवाले से भी चीजें कर लेते एग्रीकल्चर के मद में, तो मेरे दरामदात के हवाले से यानी आप कहती हैं कि ये बात गलत है कि तजावीज़ नहीं आई, आपकी रिकमेंडेशंस जो है वो हर मामले पर आती रही हैं। अच्छा, ये जो अभी हमने पहले बात की हसन खावर साहब, उस पे शेख रशीद साहब का एक शॉट भी बल्कि मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट को लेकर या मुलाकातों का जो सिलसिला है ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से कोशिश देने की, एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर हो, चाहे जरदारी साहब की मुलाकातों को लेकर हो। क्या कहा है उस पर शेख रशीद साहब ने, पहले वो सुना दीजिए। हमारा कोई मसला नहीं है इस हुकूमत का। यहाँ आपको पता, हर आदमी, हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। हर पार्टी वैसे ही कहती है जनाब फलाने को इज्जत दो, फलाने को इज्जत दो, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। अच्छा, ये हसन खावर साहब ये बताइए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों एक मीटिंग में भी ये बात की, अब उस पे वो ज़ाहिर है गुस्से में भी थे और उनको हैरानी भी थी जब उन्होंने ये कहा कि कोशिश हो रही है नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। फिर जरदारी साहब का ये बयान आ गया, तो इस बार आपको दोबारा लग रहा है कि ये अपोजिशन की जमातें चाह रही हैं वो जो शेख रशीद साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे? अपोजिशन तो हमेशा चाहती है सादिया, अपोजिशन तो हमेशा डीलों की तरफ देखती है, वो देखती है कि कहीं कहीं फूट पड़े,
कहीं से चोर दरवाज़ा निकले, कहीं से वो कोशिश करें आने की। ये तो हमेशा से ऐसे है, मुल्क की हिस्ट्री जो है गवाह है, तारीख़ गवाह है, आप खोल के पढ़ लें। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, उनकी ख्वाहिश तो है। बात यह है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत तमाम इदारों के साथ मिलजुल कर चल रही है, सारे एक पेज पे हैं, ये बात नहीं उनको भा रही। अगर इतने बड़े जमहूरियत के अलम बरदार हैं तो ये बात करने से पहले बता दें लोगों लेकिन को। लेकिन फिर आपको क्या परेशानी है जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार किया जा रहा है, और कैसे हो सकता है कि एक मुजरिम को आप दोबारा मुल्क का चौथी दफा वज़ीर आज़म बना दें? सो कहीं लगता है कि पीटीआई को भी कोई घबराहट है इन चीजों से? कोई घबराहट नहीं है। उन्होंने तो आपको अपना इन प्रिंसिपल स्टांस बताया है कि क्योंकि लोगों ने ये बात की कि जी वो अगर उसको चेंज कर दें। देखें बात ये है, बात बड़ी सादा सी है। एक मुल्क के अंदर आपने एक शख्स को पब्लिक ऑफिस से इंट्रस्ट किया, उसने वहाँ पे चोरी की, चोरी अदालत में पकड़ी गई। आप मुझे बताएं दुनिया के किस महज़ब मुल्क में ये कहेंगे कि चलो भाई गलती हो गई थी, अगली दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बना दें? ये बातें करने वाली नहीं है। ये दुनिया को हम क्या बता रहे हैं, किस मुआशरे में हम रह रहे हैं? या तो उस केस को फाइट करें, कहें जी मैंने नहीं किया, लेकिन अगर उनके ऊपर कन्विक्शन है, उनको सज़ा है, तो दुनिया में कहीं ऐसी बात हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं कि मईशत के हवाले से भी काफ़ी बात हुई। कैसर साहब ने सही कहा कि नंबर झूठ नहीं बोलते। आप मुझे बताएं, उन्होंने कहा कि जी IMF के पास हुकूमतें क्यों जाती हैं जब फिस्कल डेफिसिट होता है, करंट डेफिसिट होता है। 4 महीने के नंबर आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, 206 अरब का प्राइमरी बैलेंस है। प्राइमरी बैलेंस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि हमारे पहली दफ़ा हमारे जो खर्चे हैं वो कम है, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है। 206 अरब रुपया हमने 4 महीने में बचाया है। अब पीछे अगर 800-900 अरब पिछले कर्जे पे इंटरेस्ट देना है तो वो तो देना है, लेकिन प्राइमरी बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी हुकूमत ने तो वो बचाया है। आप पिछले साल के नंबर लिख लें, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं $25 अरब से ज़्यादा, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं $29 अरब से ज़्यादा। तो ये हक़ाइक़ भी तो लोगों को दिखाएं। ये नंबर हुकूमत के नंबर हैं, स्टेट के नंबर हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड नंबर है। ठीक है, ये लोगों को नजर आ रहा है कि मईशत का पहिया तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बात बताने वाली है लोगों को। ओके, चलें, आप कह रहे हैं कि नंबर झूठ नहीं बोलते। ऑब्वियसली ये अवाम जो है देख भी रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो कुछ नंबर्स बताते हैं, आप कुछ नंबर्स बताते हैं, आप कहते हैं अच्छी तरफ जा रहे हैं, हाँ गलतियां हैं, महंगाई हैं, वो इनकी वजह से हैं, ये कहते हैं कि ये हुकूमत आई है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। बहरहाल ये चीज़ तो चलती ही रहेगी। आने वाले दिनों में 6 महीने का हुकूमत वादा कर रही है। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब देखेंगे कि वो क्या चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कैसर अहमद शेख साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो हसन खाबर साहब से भी पूछ रही थी, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन तो हर दौर में कोशिश करती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रख दे। अभी बहुत सारी चीज़ें हुई, आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जजेस को लेकर बहुत इल्ज़ामात लगाए गए, नवाज शरीफ साहब को सज़ा देने के हवाले से भी। अभी जो रिसेंट राना शमीम वाला एपिसोड हुआ है, और जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें ऑलिव ब्रांच दी है कि अगर वो अप्रूवर बन जाएं इस मामले में, अपनी पोजीशन क्लियर कर दें कि अगर कहीं पर वो ब्लैकमेल भी हुए, कहीं उनको कहा भी गया है, तो अपने आप को बचा सकते हैं एफिडेविट केस में। अगर ये हो जाता है शेख साहब, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए क्या उनकी हैसियत रह जाएगी इस सारे केस में, आप लोगों ने जो पोजीशन ली है? देखिए, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, सब जुडिस केस है। अब मफरूज़ा कि ये हो जाता है तो बिल्कुल सामने जो चीज़ आएगी वो सबको क्लियर होगी। तो ये मैं पहले कुछ डिस्कस करूं, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। देखिए ना, ये तो एक मफरूज़ा है। मैं जो असल बात करना चाहता हूँ ना, आपने बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, शाम साहब ने भी अभी फिगर्स दी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो इलेक्ट होते हैं ना लोग, वो पब्लिक के करीब होते हैं, उनको पता होता है पब्लिक के मसाइल हों, चाहे किसी पार्टी से हों। अब पिछले 30 साल में सिर्फ 1 साल 2 बार 6 महीने में 6 महीने के लिए असद उमर साहब और 6 महीने के लिए नवीद कमर साहब असम्बली के जो मेंबर थे वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। बाकी सारे तो बाहर से आते रहे, 29 साल बाहर से आते रहे। भाई उन लोगों को ना पता है, उनको तो सिर्फ ये पता है कि कर्जा लिया कैसे जाता है। उनको लोगों के हालात का, उनको मईशत में बेहतरी का, उनको मार्केट इकानमी का बिल्कुल पता नहीं। मैं आपको बड़ा सही कहता हूँ, मेरा ज़िंदगी हो गई इसी में गुजरी है। मैं क्या बताऊं कि उन लोगों ने ही तो सत्यानाश कर दी है, बाहर से आते हैं।
IMF ने हमें पैसे देने हैं, उन्होंने वसूल करने हैं, बेदरेक पैसे लिए जाते हैं, सारी हुकूमतों की बात कर रहे हैं। हम देखिए कभी मुल्क का भी सोच लें, मैं एक पार्टी को कहूँ, कोई दूसरी पार्टी को कहे। हशाम साहब ने सही फिगर दी जी कि प्राइमरी डेफिसिट तो हमारा नहीं है, प्राइमरी तो हमारा बेहतर है, लेकिन जब कर्जा ले रहे हैं और उसका सूद देना है वो भी तो डेफिसिट में आता है ना, उनको पता है सारी बात का। अब वो कह रहे हैं पिछले कर्जों का वो देना है, ये गलत बात है। कर्जे हमने छोड़े 30,000 अरब रुपए के, अब हो गए 50,000 अरब रुपए। अब बताइए, कोई बताइए, ये कहते हैं हमने वापस किए हैं। अगर 30,000 रुपए से वापस करते तो आज 50,000 हो जाते। और तो आपको नहीं लग रहा कि अगले 6 महीने में जो एक उम्मीद दिलाई जा रही है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, और स्पेशली IMF के प्रोग्राम के बाद जो कि जनवरी में जाना है, आपको ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है? सादिया, आप क्या कह रही हैं? ये जो इनका ये बेहतरी करने वाले लोग हैं जो बाहर से आते हैं, देखिए ना, पहले जब आए ना स्टेट बैंक के गवर्नर, 13% पे हार्ट मनी ली गई, $4 अरब ले लिया गया, और उस वक्त डॉलर और पाकिस्तान रुपए का कोई फर्क नहीं था। तो जब वापस हमने ज़रा रेट कम किया ना, इन्होंने कम किया, तो पैसा सारा वापस चला गया, लेकिन वो पैसा 13% पे सूद लेके गया, क्योंकि डॉलर और पाकिस्तान का रुपया एक जैसा था। अपने जो तल्लक वाले थे उन सब ने 13% में इन्वेस्टमेंट कर दी, वो 13% डॉलर पे दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान रुपया और उनका फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए कि इनको पता था कि डिवैल्यू होना है, फिर इनके दोस्तों ने यहाँ रकम इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब पाकिस्तान रुपए में आप, मैं जरा मुझे ब्रेक से वापस आके शेख साहब जरा इस पे भी बात करते हैं। आप तीनों से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ये हर दौर में हुकूमत जो भी आती है वो माजी की हुकूमत को ही मुर्द इल्जाम ठहराती है, और ऑपोजिशन की तरफ से यही कहा जाता है कि इनको घर जाना होगा, अगर नहीं गए तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। अब ऐसे में कहीं कुछ तहरीक कामयाब हो जाती हैं, कुछ तहरीक शायद शुरू ही नहीं हो पाती हैं, और उसमें से एक ऐसी तहरीक PDM की है। अब PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं है, लेकिन अगले साल इन्होंने तहिया कर रखा है मार्च में कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे, 23 मार्च इस्लामाबाद में आएंगे। क्या उससे हुकूमत को घर भेजेंगे? क्या जो सस्सी साहिबा और शेख साहब बातें कर रहे हैं कि हुकूमत के घर जाने में ही मुल्क की आफियत है, तो क्या अपोजिशन निकाल पाएगी इस हुकूमत को? उसका तरीका क्या है? इस पर भी बात करेंगे 2022 को लेकर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, चाहे वो इंडिया है, जापान है, इटली है, जहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस हो जाना या फिर अर्ली इलेक्शंस हो जाना जमहूरियतों को मजबूत करने के मुतरादिफ समझा जाता है, और बार बार इलेक्शंस होते हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरीके से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि जमहूरी हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं मिलता रहा, कभी एक मार्शल लॉ तो कभी दूसरा मार्शल लॉ, तो यहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत की मुद्दत पूरी ना करना एक का बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। तो ऐसे में सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, खासकर पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से इस चीज़ की हामी रही है कि डेमोक्रेसी रहे, जमहूरियत रहे, मजबूत हो, जो हुकूमतें हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें, तो ऐसे में आप समझती हैं कि ये जो PDM की मूवमेंट है, जिसमें आप लोग अब ऑब्वियसली उसका हिस्सा नहीं है, ये अगर हुकूमत को वाकई घर भेजने की सलाहियत रखती है तो ऐसा होना चाहिए? जनाब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी कि RTS के बैठने के बाद इतने घपले जो है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया इंतखाबात पर, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, 2-3 बैसाखियों पे सही, अगर हुकूमत ये करती है, आती है, पार्लियामेंट चलती है, पाकिस्तान के सामने बहुत चैलेंजेस है खारजी, वरना तो दूसरे हमारे अपोजिशन के लोग तो ओथ लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन हमने समझा कि RTS का भी कुछ सदेबाब होगा, दूसरी चीज़ों का भी। लेकिन बात इस नहज पर आ गई है कि आज गैस भी बंदे, लाइट का भी मसला है, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, आपके जो बैरूनी मामलात भी है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी पार्लियामेंट को बाईपास करके जो है वो होता है। बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से तो अपोजिशन ने मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई है। लेकिन बात ये है कि PDM इन्हीं मामलात में, खासकर महंगाई को लेकर, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी को एक वक्त का भी खाना मुयस्सर न हो, लोग खानेदार, इन्वेस्टर्स जो भी है वो सड़कों पे हो, पेट्रोलियम एक महीने में 4 मरतबा प्राइसेस हो, तो हमने समझा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये कोई इलेक्शन अलायंस नहीं था,
ये कोई इत्तेहाद नहीं था, इसका कोई मैनिफेस्टो नहीं था, लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड हमारा था, पोस्ट की थी, हमने उसका अच्छा मुस्तकबिल देखा था। अब कुछ नादान दोस्तों की वजह से हम उसमें नहीं हैं और हम समझते हैं कि हम अपने ही नहीं, लेकिन आपने जितने मसाइल गिनवाए, आप कहते हैं कि हम हक में नहीं थे, माजी में भी होता आया, हम कहते थे कि हलफ लें, पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने, ऑपोजिशन की जमातों को भी समझाया, बट इस वक्त क्या आप वाकई समझते हैं कि इस हुकूमत को घर जाना ही बेहतर है इसके लिए, उसके बाद ही आप समझ रही हैं कि मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? सादिया, ये आईनी एक ऑप्शन है, ये हम गैर आईनी कोई भी बात नहीं करते। हम ही थे, हमारी हुकूमत कभी भी पूरी टेन्योर नहीं करने दिया गया, 5 साल हमने कंप्लीट किए, लेकिन उसके लिए तो फिर आप वाला ऑप्शन था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते, जिसपे आपकी बाकी ऑपोजिशन की जमातें नहीं मानी। मैं उसी पर आ रही हूँ कि पीडीएम के साथ मामला भी यही हुए ना, जब रेजिग्नेशन की बात आई, जब लॉन्ग मार्च की बात आई, तो उसमें जाहिर बात है वो मामला तो हो गए, ठीक है, वी एग्री टू डिसएग्री, लेकिन जब आप एक होते हैं जदोजहद के मैदान में, मज़ाहमत के मैदान में, खैर पार्लियामेंट में इस वक्त अपोजिशन तगड़ी है और हम आपने देखा कि हम बिल्कुल कोशिश हमारी होती है कि कलेक्टिव साथ, लेकिन ऑप्शंस हैं, अभी भी हैं, और सारे आईनी ऑप्शंस हम जो है वो जहन में रखे हुए हैं। मार्शल लॉ वाले दिन गए, हमारी अफवाज को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे लोगों को मार्शल लॉ के दिन गए आप कह रही हैं, लेकिन हसन खावर साहब एक बात बताइए कि ये जिस तरीके से पीपल्स पार्टी चले उस पीडीएम की मूवमेंट का हिस्सा बने ना बने, जो 23 मार्च को पीडीएम की जानिब से ऐलान किया गया है, फिर साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर जो खबरें हैं, जैसे पहले भी हमने उनका जिक्र किया, उस पर वज़ीर आज़म साहब की थोड़ी तशवीश सामने आ गई, या जरदारी साहब की कुछ शख्सियात से मुलाकातों का जिक्र आ गया, तो क्या ऐसे में कोई चांसेस हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही जल्द इलेक्शंस की जानिब जाना चाहें? पहले तो शशि पलेजो साहिबा को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने ठीक बात की कि गैर आइनी रास्तों की तरफ ना देखना चाहिए, ना ही ये देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर इनकी पार्टी ये समझती है, और आइन में तरीकाकार बताया ना किसी भी हुकूमत के जाने का, और आइनी ऑप्शन के ऊपर जाहिर है अगर कोई पार्टी जाना चाहती है, उनका जमहूरी हक है, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक रह गई बात मियां नवाज शरीफ साहब के आने की, वो कहानी भी सबके सामने है कि एक तरफ वहाँ पर वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, दूसरी तरफ पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, एक प्रेशर बन रहा है आने के लिए। अब वो सेविंग ग्रेस चाहते हैं कि उस पर कोई ऐसा रंग दिया जाए कि लगे कि जैसे किसी फातेह की वापसी हो रही है। फातेह की वापसी नहीं है, एक ऐसे शख्स की वापसी है जिसने कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इलाज का बहाना बना के बाहर गया, वहाँ पर इदारों की तज़हीक की, लोगों के एफिडेविट अपनी मौजूदगी में साइन कराए जाली, और उस शख्स की अब वापसी हो रही है क्योंकि कानून में उसकी कोई जगह नहीं है वहाँ पर, ना वो वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं। ये है कहानी। उस कहानी का इमरान खान साहब की हुकूमत का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, ना उनका आना ना जाना है। आइनी ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर नंबर गेम इनके पास है तो आ जाए पार्लियामेंट के अंदर, ले आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और अगर नहीं है तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई गैर आइनी तरफ इनको देखना चाहिए, और ये अच्छी बात है, और ना ही ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है ऐसे किसी गैर जमहूरी रवैये का। लेकिन आपने कहा कि हुकूमत या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद इस किस्म का कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे बहुत सारे लोग पीटीआई के अपने अंदर समझते हैं कि वज़ीर आज़म को जितने लोग जानते हैं तो वो शायद खुद ही असेंबलियां तहलील करने की जानिब चले जाएं। 2023 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी। 2023 के बाद जो है ना इंतखाबात 2023 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस रहेगी, हुकूमत रहेगी, ठीक है, और 2023 में इंतखाबात की तैयारियां करें। शेख साहब, लास्ट कमेंट इसी पे आपका। जी देखिए, हुकूमत की तो जो आइनी, जैसे आपने खुद कहा कि नो कॉन्फिडेंस तो आइनी ऑप्शन है, और वो उस पर भी गौर हो सकता है, और वो ये भी एहतजाज करना भी आइनी ऑप्शन है। हम जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो भी आइनी ऑप्शन है। हम सबको अपनी आज़ादी है, किया नहीं ना, आप 3.5 साल से गौर ही कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये तो कह रही है कि आइन में ऑप्शन मौजूद है, आप लोग आप मानते ही नहीं उसके लिए, आप 3.5 सालों से गौर कर रहे हैं। नहीं,
नहीं, वो गौर कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ये भी तो देखना होता है ना कि उसके पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी कितनी है इन हालात में, जहाँ जो देखिए ना 172 लोगों को इकट्ठा करना, आप समझते हैं कि जब कई किस्म के जो मुश्किलात हैं आप और हर्डल्स हैं उसमें और रोकने वाली ताकतें हैं, तो पाकिस्तान में क्यों कभी भी ये आईनी जो इख्तियार है कामयाब नहीं हुआ? कभी आपने सोचा? बड़ी बड़ी अनपॉपुलर हुकूमतें आई, उनको किसी तरीके से घर भेजना पड़ा, लेकिन कभी भी ये ऑप्शन के नो कॉन्फिडेंस हो जाए, ये पाकिस्तान में मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी नहीं है ना मेंबरों को। अगर मेंबरों को उनका राइट इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं हो तो क्या करेंगे? यहाँ मजबूरियां हैं, यहाँ उनकी वीकनेस से फ़ायदा उठाया जाता है, यहाँ उनको कई किस्म के यानी कि थ्रेट दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर सबसे पहले तो आप आसान समझिए ना, सेनेट में क्लियर कट मेजॉरिटी है पीपल पार्टी की और नून लीग की ना, क्लियर कट, थोड़े से मेंबर हैं, क्या वजह कि हम वहां भी ठीक है। आप कह रहे हैं कि और बहुत सारी मजबूरियां हैं और बहुत सारी ताकतें, आपको लगता है आज़ादी नहीं मिल रही। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। कैसर अहमद शेख साहब, सेनेटर ससी पलेजो साहिबा और हसान खावर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।